अच्छा, एक गुजारिश है, मेरी जो बात है ना, तहम्मुल से सुननी है। ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है और समझी है कि सबका मौक़िफ़ सुनो और अपना मौक़िफ़ भी पेश करो। अभी जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, देखें आपके जो ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के साथ, मुस्लिम उम्मा या मिल्लत इस्लामिया के साथ, ये ना आप मुनक़ता नहीं कर सकते, जज्बाती नहीं हो सकते। अब तअम्मुल से मेरी बात सुनो, सिर्फ 1 मिनट लूँगा आपका। देखो, पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया में मुनफरिद एक कौम है। 6 नंबर की अस्करी क़ुव्वत तो है, ये कम से कम बता रहा हूँ, 5वीं भी हो सकती है। हम एक अस्करी क़ुव्वत हैं, वी आर अ मिलिट्री पावर, ठीक है। अब बात ये, ख़ित्ते में आपको पता है कि इंतशार फैल रहा था, बिलखुसूस अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर अंदर जो है वो इंतशार फैल रहा था। हूथी बागियों को ईरानी पैसे दे रहे थे, वो वहाँ इंतशार फैला रहे थे। सीधी जो बात है, यमन में जहाँ ट्रूप्स भेजने का मामला आया पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी फ़ौज बना रहे हैं और आप जो है वो सरज़मीन अरब का तहफ़्फ़ुज़ करें, ठीक है। हमने नोटू भी पकड़ लिए, $1.5 अरब। अब तअम्मुल से मेरी बात सुनिए, डांस नाच गाना नहीं करना, तअम्मुल से बात सुनो। $1.5 अरब भी पकड़ लिए, या पता नहीं $2 अरब पकड़ लिए, वो तोहफे में आए। पिछले हुकूमत की बात हो रही होगी, याद होगा आपको। उन्होंने इजलास मुनक्किद किया, ठीक है, ये सोच के कि उन्होंने आपको पैसे भी दिए और आपके साथ इतने सालों की दोस्ती है, वक्तन फ़वक्तन आपको ऑयल भी, जो तेल भी देते हैं, मौखर करके कीमतें देते हैं ना तेल, अभी भी सऊदी अरब ने आपको दिया, ठीक है। यूएई के साथ भी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। एक सियासी फैमिली पाकिस्तान की मुस्तकिल दुबई में रहती है, दूसरी सियासी फैमिली जिसका आप कोई सियासी अहमियत नहीं रही, जिसकी ताल्लुक केपीके से है, वो भी दुबई में रहते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि आप उस मुत्तहदा फ़ौज में शामिल हो जाएं, मुत्तहदा जो एक उन्होंने बनाई है टीम, उसका हिस्सा बन जाएं। उन्होंने जब मुनक्किद किया इजलास, आप पीछे हट गए, पाकिस्तानी पीछे हट गए, हमारी कौम पीछे हट गई। हम चले गए पार्लियामेंट के अंदर, खान साहब धरने से उठ के चले गए। इन्होंने क्या कहा था खान साहब ने, मैं इस जरलू पार्लियामेंट में कभी नहीं जाऊंगा, मैं अखज़ करके आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्यों गए? ताकि पाकिस्तान को वहाँ फ़ौज ना भेजनी पड़े, ठीक है भाई। मक्का मदीना सबका है। हमने ये जारी कर दिया बयान कि अगर नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे बैतुल्लाह के ऊपर कोई बात आई तो हम वहाँ जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? आपके पास क्या कोई सिग्नल या स्टार टेक की आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप बटन दबा के वहाँ जाओगे? आपको पता था कि अगर आप ये करोगे तो कल को गैर मुस्लिमों को अरब की सरजमीन की हिफाजत करनी पड़ेगी। सब्र से सुनना, मेरा पैगाम वहाँ भी सुना जाता है, इस्लामाबाद में भी सुना जाता है। आपने गलत किया, तब गलत किया। क्या यूएई वालों ने, सऊदी वालों ने अपने टीवी पे चलाया कि आपसे पाकिस्तानियों को हम नहीं रखेंगे अपने पास, हम जो है ये कर देंगे उनके साथ, हम वो कर देंगे, हम पैसे नहीं देंगे, हम यूं नहीं करेंगे? आज ज़्यादा ड्रामा मत करो, ड्रामा क्वीन नहीं बनो, ज़्यादा हीरो हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। इत्तेहाद के साथ रहो। तुम लोग भी उल्टी हरकतें करते रहे हो माजी में, जिसकी वजह से आज भुगत रहे हो। गरगाश साहब जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे यूएई के, उन्होंने ट्विटर के ऊपर पैगाम दिया कि हमारे माशी ताल्लुकात अपनी जगह हैं, लेकिन पुत्र तू चंगा नहीं कीता साडे नाल। ये बात उन्होंने की, आप ट्विटर पे जाकर देख लो। उन्होंने आपको कहा क्यों? क्योंकि पीटीसीएल में पैसा लगा हुआ है, अबू ज़ैबी ग्रुप ने पाकिस्तान में पैसा लगाया हुआ है, बैंक खरीदे हुए हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन खरीदी है आपके पास, लेकिन वो यहां से चलेगा क्यों? आपकी गलत और नाकिस पॉलिसी की वजह से। सारा पैसा मुशर्रफ के दौर में आपने लगवाया, कहां का? आपने उनका पैसा लगाया। ये शेख के गांव का नाम है अल-फलाह, जाओ मालूमात करो। ये शेख के गांव का नाम है अल-फलाह। जैसे हमारे यहां गांव होता है, गांव देहात होते हैं, उनके अपने अपने नाम होते हैं, शहरों के नाम होते हैं। ये उसने अपना पैसा लगाया यार यहां पे आपके पास। ये लोग हमें पैसा देते हैं। आपसे अगर कोई लेने वाला होता तो लेना लेता। एक इलेक्ट्रिक तो आपसे ले नहीं सके, शंघाई इलेक्ट्रिक वाले, वो तो ले नहीं सके। तो आप यार, उन्होंने लाके पैसा लगाया आपके पास, बैंक खरीदे, एक नहीं बैंक खरीदा, 2.5 बैंक खरीदा आपसे, पैसा लगा। तो थोड़ा सब्र आप अपने अंदर पैदा करें, जज्बाती मत हो। हमने भी बहुत गड़बड़ें की हैं माजी के अंदर, हमेशा अपनी ज़ात में भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मिल्लत मुस्लिमा अभी भी एक है और उम्मत मुस्लिमा अभी भी एक है। ठीक है, खामियां हैं, खराबियां जो आपस में मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हमेशा मोहब्बत में बात करूंगा, ये ताल्लुकात ख़राब करने की बात नहीं करूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए जो फ़ॉरेन पॉलिसी डिवाइस करने के लिए अहम नुकात दिए थे, उनमें से एक अहम नुक्ता ये था कि बिग पावर पॉलिटिक्स या ग्लोबल जो ये गेम है, इसका हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन मुस्तकिल आप देखें कि जिस दिन से उनकी वफ़ात हुई है, तब से हम बिग पावर प्ले का हिस्सा बने हुए हैं, बेवजह इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं, और हम मुस्तकिल ऐसे इक़दामात लेते हैं जिससे हमारे सियासी, मुआशी, इलाकाई हालात जो हैं उनमें एक शिफ्ट आती रहती है। चलो अभी एक वक्त के लिए उस इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भूलते हैं जो ब्रेक से पहले जिसके बारे में बात कर रहे थे। वो लोग कहाँ हैं, नाच गाना करने वाले, डिस्को डांडिया वाले, जो कहते थे रशिया के साथ चले जाओ, रशिया के साथ मुस्तकबिल के मुआशी ताल्लुकात बढ़ाओ, उनसे पींगें बढ़ा के उनके साथ ताल्लुकात बना के हम अपने लिए एक और एवेन्यू ढूंढ लेंगे। यार वफ़ा भी कोई चीज़ होती है, समझो अच्छा या बुरा। जिन लोगों को दोस्त बना लिया, जिन लोगों से नहीं बनती। एग्जाम्पल बार बार ना दें, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। देख लिया, बुज्जा मारा उन्होंने हमारे मुंह के ऊपर। उन्होंने जाके इंडिया के साथ मिलकर कह दिया कि जी हम इनके मौक़िफ़ के साथ मुत्तफिक हैं। अब कहाँ है वो बच्चे पप्पू बर्गर पबजी लवर जो पुतिन की तस्वीरें लगाया करते थे अपने फेसबुक के ऊपर? अब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। खैर, लेट्स मूव अहेड। मैं जज्बाती हूँ, लेकिन मुझे अपनी औकात हैसियत का पता है। आप मुझे बताएं, वहाँ की इकोनॉमिक कोऑपरेशन से हमें मिलना क्या था? कुछ भी नहीं मिलना था। ऐसे ही फजूल, जिधर लाल बत्ती देखी पीछे भागना शुरू, जिधर कोई ज़रा सा प्यार दिखाए उसके पीछे भागना शुरू। मुल्क के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, मुल्क के जो माशी अहदाफ हैं उनको ज़रा देखें। डॉक्टर सलमान शाह साहब जो माजी में इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना भी रहे और इस वक्त भी बड़े अहम हुकूमती ओहदे पर फाइज हैं, हमें बज़रिया टेलीफोन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। जी शुक्रिया। मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब इस बारे में बात कर रहा था, इस मुतालिक बात कर रहा था। आपके दौर में बड़ी काविश कोशिश हुई, बड़ी मेहनत हुई, आप लोगों ने ज़ोर लगा के किसी तरह मल्टीपल एवेन्यूज़ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मंगवाई, बुलाई, जिस तरह भी करके लोगों को कन्विंस किया। बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता से आप लोग सरमायाकारी लेकर आए। आज आपके ख्याल से बेवजह हमारे लोग जज्बाती होके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जेपोडाइज क्यों करना चाह रहे हैं? ये तो दुनिया है, चलता है हालात। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम क्यों जेपोडाइज करें दुनिया के हालात को देखकर? देखिए, एक तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करने की खासी ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने और जो दूसरे ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में वो अपने मेरिट पे आए और हमें कोई किसी से इन्वेस्टमेंट की भीख ना मांगनी पड़े, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका रिटर्न अच्छा हो, उसकी प्रोटेक्शन अच्छी हो, उससे वजह से इन्वेस्टर जो है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो। तो आई थिंक वो एक इशू हमें इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन पॉलिसी के जो इंटरैक्शन है उससे अलग रखना चाहिए। जहाँ तक यूएई का तल्लक है, आई थिंक उन्होंने जो भी किया है उसका हमें प्रोटेस्ट करना तो बड़ा लाजमी बनता है कि भाई आपको खित्ते के हालात देख के इस किस्म का सिंबॉलिक उन्होंने किया है और हमने भी उनको एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर दी है। आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से कोई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट रुकेगी। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान की अपनी अट्रैक्टिवनेस की वजह से, और वो आएगी हमारे मुल्क में जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नेंस है, किस किस्म की हम रिफॉर्म्स करते हैं, और वो उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये थी डॉक्टर सलमान शाह साहब कि आपने देखा होगा 2-3 दिन से इस मुतालिक चर्चा हो रहा था कि APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की FATF की काविशों के मुतालिक अपनी राय दी है, ताहम कोई फ़ैसला नहीं किया। इसके बारे में जो अब हम पाया जा रहा है उसको ज़रा वाज़ेह कर पाएंगे, क्योंकि नाजरीन भी, सरमायाकार भी थोड़ा सा परेशान है, आखिरकार ये मामला हुआ क्या है? देखिए, FATF की जो फ्रेमवर्क है और जिस किस्म की वहाँ पे कंडीशंस हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने खासे एग्रेसिव तरीके से रिफॉर्म्स किए हैं और बड़े
जेन्युइन रिफॉर्म्स किए हैं, और मेरा ख्याल है कि जो मेंबर्स हैं FATF के, और वो एशियन पैसिफिक ग्रुप जो है वो इस खित्ते का वो लुक आफ्टर करता है कि यहाँ पे वो फ्रेमवर्क सप्लाई हो रहे हैं, उन्होंने भी इसकी एंडोर्समेंट की है कि पाकिस्तान मेहनत कर रहा है, और पाकिस्तान का जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो भी सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आई थिंक एक तो उससे जो इश्यूज हैं नो योर कस्टमर के और मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज जो हमें नजर आते हैं पाकिस्तानी सिस्टम में, वो सारे ब्लॉक हो रहे हैं, और पाकिस्तान की वो एप्रिसिएशन भी वहाँ पे है। तो आई डोंट थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान को किसी किस्म का खतरा है कि वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाएगा, बल्कि आई थिंक ये जो मॉनिटरिंग होगी, अगर इम्प्लीमेंटेशन उसकी अच्छी हो गई, और हमने इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज भी अब बन चुकी हैं एट दी हाईएस्ट लेवल, और आज ही एक इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर के सरबराही में FATF की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बन गई है। तो आई थिंक कि हमें इसमें कोई नहीं होना चाहिए खर्चा कि ये हम कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, बल्कि आई थिंक ग्रेजुअली हम ग्रे लिस्ट से भी निकलने की तरफ जा रहे हैं। यू आर होपफुल अबाउट दिस? जी जी, डेफिनेटली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं वो खासे सब्सटेंशियल हैं, खासे डीप रूटेड हैं, और वो फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करने को जा रहे हैं। तो आई कैन से दैट being a credible person, you are saying that there are going to be no surprises in October for Pakistanis. I hope so and I don't think so कि वहाँ पे कोई सरप्राइज होगा, क्योंकि हमने जो भी फ्रेमवर्क है, मेरा ख्याल है कि दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने खासी प्रोग्रेस की है इन चीज़ों पे। तो ऐसे तो आप देखें कि यूरोप के भी जो निज़ाम है उनमें भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और उनके निज़ाम में भी लूप होल्स हैं, और पाकिस्तान एक वाइड कंट्री है या अमंग फ्यू कंट्री जो इन लूप होल्स सारों को बंद कर रही है, और आई थिंक कि वो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अच्छा, लेट मी आस्क यू अ रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन। योर फॉर्मर कॉलीग फ्रॉम कैबिनेट डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, वो तब डेफिनेटली उनका दूसरा एक पोर्टफोलियो था, अब ही हैज़ द पोर्टफोलियो फॉर फाइनेंस। उनकी परफॉर्मेंस को अब आप कैसे असेस करते हैं, क्योंकि वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं, आप भी एक टेक्नोक्रेट हैं। माजी में शायद आपका ये तासुर था कि हुकूमत शायद किसी पार्लियामेंटेरियन को इस पोजीशन पे लगाए, मेरा ऐसा ख्याल है, मैं भी मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन ये कि क्या असेस करते हैं वो फ्यूचर में पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोई चेंजेस ला पाएंगे? देखिए, आई थिंक कि एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन हो रही है इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, और डिफरेंट पॉलिसीज जो हैं उनको खासी हद तक खासा उसमें तब्दीली भी आई है, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी मसलन जो है उसमें अब एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ बड़े मुस्बत किस्म के स्टेप्स लिए गए हैं, और जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में जो लीडिंग हो रही थी वो खासी हद तक ख़त्म होती नज़र आ रही है, और अगले चंद माह में कंफर्म हो जाएगा कि ये हम एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट पे पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को देखते हैं तो वो हमें डेफिनेटली उसमें लगता है कि खासी टाइट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की गई है, लेकिन उसका भी अब रिजल्ट एक आ रहा है कि आपका यील्ड कर्व में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो गिरे हैं पिछले 2 माह में, और अब उम्मीद ये है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स भी गिरेंगे, और 100-200 पॉइंट्स की उसमें गुंजाइश नज़र आती है आने की शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स की, तो वो भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। जो असल इस वक्त फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट है वो है टैक्स पॉलिसी, और टैक्स पॉलिसी जाहिर है जब आप टैक्स नेट को बढ़ाने जा रहे हैं, बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो जिन पे टैक्स उस तरह से नहीं कलेक्ट हो रहा था, पर्टिकुलरली आपकी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में एक
डॉक्यूमेंटेशन का दौर है, उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी खासी नीचे आ गई है। छोटे दुकानदार और दूसरे एंटिटीज जो हैं उनकी ट्रांजैक्शंस बड़ी नीचे आ गई हैं और ये बड़ी डिसरप्टिव हैं पूरी इकोनॉमी के लिए। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इधर एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इशू ये है कि एक महीना साल के आगाज़ में आपको पता है ज़ाया हो गया, जब मैं नहीं कहता इंडिया की तरफ से एस्केलेशन हुई, लेकिन जो भी था उन्होंने अपना, लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मोदी साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए एक ड्रामा रचाया। तो अभी दोबारा से देयर इज़ अनदर इशू दैट इज़ इमर्जिंग, क्योंकि आर्टिकल 370 को उन्होंने जब से एनल किया है तो वो एक मतलब हिस्टेरिया सा क्रिएट हो गया। मैं लफ्ज़ वॉर तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। तो एवरीथिंग कम्स टू ए स्टैंड स्टिल, आपको पता है। और फिर मीडिया के अंदर भी एक ऐसा नैरेटिव तैयार हो रहा होता है कि मुजाहिदो तैयार हो जाओ, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला। तो सरमायाकार बेचारा जो है वो परेशान होकर रह जाता है, यार कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखिए, एक तो हमारी मैं बात कर रहा था कि टैक्स डिस्ट्रप्शन है। जाहिर है कि एक डैम्पनर जो है वो फॉरेन जो इस वक्त फॉल आउट आ रहा है इस खत्ते पे इंडिया की जो पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज हैं और जिस तरीके से हिंदुत्व का एक बड़ी विशेष किस्म की पॉलिसी आ रही है ऑफ सप्रेशन इन कश्मीर, उसका डेफिनेटली पाकिस्तान पे इम्पैक्ट हुआ। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंट जो है वो इन प्लेस है और उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसकी तो खिलाफ वर्जी नहीं होगी, लेकिन कश्मीर में वो खासा जुल्म करेंगे और उसकी वजह से कश्मीर में रेजिस्टेंस भी होगी और उसका फॉल आउट डेफिनेटली पाकिस्तान पे पड़ेगा। और हमें इसकी तैयारी पूरी करनी चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को भी महफूज रखें, अपने बॉर्डर्स को भी महफूज रखें और कश्मीरी जो इस एस्पिरेशंस हैं उनके ऊपर भी हम पूरा उतरें। तो ये एक डेलिकेट, काफ़ी डेलिकेट चीज़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, आज से जो कुछ मैंने अख़ज़ किया वो ये है कि ज़ाहिरी बात है इकॉनमी के बारे में व्यूज़ जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये दौर है इकनॉमिक डिप्लोमेसी का और अपने पत्ते सही खेलने का। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इंसान पंगा किसी से भी ना ले, मोहब्बत और इखलाक के साथ सबके साथ चले। मैं आज भी कहता हूँ हमारा प्रोग्राम शायद मुनफरिद प्रोग्रामों में जो सरहद पार भी देखा जाता है। बात यह कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग गुमराह हैं, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि किसी तरह लड़ाई या अमन की सूरत हाल ख़ित्ते में ख़राब हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह कुछ बेवकूफ़ लोग, कम अकल लोग इंडिया में भी मौजूद हैं, इत्तेफाक से वो उनकी हुकूमत में भी आ गए हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं कि इस तरह का वॉर रिटोरिक इस्तेमाल करके उनको कोई फ़ायदा हो। अरे भाई, दौर अमन का है, जंग का नहीं। वक्त बहुत कम है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यार आओ हाथ मिला के बात कर लेते हैं। वो अर्नब रोज़ सुबह शाम लगा होता है, पता नहीं क्या बोलता रहता है अर्नब गोस्वामी, दिमाग उसका ख़राब है। जब आता है टीवी पे बुरा भला कहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान और इंडिया के माशी हालात ऐसे नहीं हैं। गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आओ मिलें, बात करें एंड लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। यहाँ पर नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर पीसफुल मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।